हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस विद आमिर सर पटना में। और आज बहुत ही धमाकेदार ऑब्जेक्टिव क्लास 10th हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए लाए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को हम बता दें कि अपने जो वेबसाइट है आप लोग गूगल पे जाइएगा, वहाँ टाइप कीजिएगा www.topperclasses.com TOPPER टॉपर CLASSES classes.com। जब आप इसको ओपन कीजिएगा तो क्लास टेस्ट आएगा। तो आप जिस भी सब्जेक्ट का टेस्ट देना चाहते हैं, आप 10th या 12th से हैं तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। जैसे अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो देखने के बाद आप वहाँ पे जा करके इसका टेस्ट दे सकते हैं वहाँ पर भी। उसके बाद जो नए स्टूडेंट हैं उनको कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जितने भी तमाम स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं वो सब के सब लाइक जरूर करें और वीडियो के बाद जरूर बताएं ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए कैसा रहा। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि 100% ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो अभी आने वाले हैं ये 100% आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, कोई देर ना करते हुए देखते हैं कि कैसा है आज का ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1871 में 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ये सारा का सारा संधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है इसका सही जवाब जिसको भी पता है वो वीडियो को रोक करके वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। वीडियो को रोक करके हम स्पीड में चलेंगे, ओके। तो इसका सही जवाब जो कि मैट्रिक के एग्जाम में क्वेश्चन में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, फ्रैंकफर्ट की संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 1830, ठीक है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित होता है 1830 की क्रांति के बाद? संघीय शासन व्यवस्था स्थापित होता है, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित होता है, गणराज्य स्थापित होता है, अधिनायकवाद स्थापित होता है। तो जिसको पता है वो कमेंट में जवाब दें। आगे हम लोग चलते हैं, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसके लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे नाम यहाँ पर जो ये चार नाम हैं, इन चार नामों में से 100% आपके एग्जाम में 100% इन चार में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में। जो हम बता रहे हो अच्छे से, कौन काबुल का एक छोटा ऐसा नोट्स बना लेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, नहीं आने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। विस्मार्क से आएगा ही आएगा, गैरीबाल्डी, मेचनी, इन चार में से एक दो आ ही जाना है, फिक्स है। हो सके पूरा आ जाए ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव तक, जो बताने उसको कर लेना है, 100% ये काम देगा, ठीक है। तो इसका जो है जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी है? तो याद रखोगे बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है जर्मनी के का जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जर्मनी का नाम जब भी आएगा, ठीक है, तो बिस्मार्क याद रखेंगे हम लोग। चलते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन पर। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? क्वेश्चन इसी तरीके से उलट करके पूछता है, एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से मिला करके और उसके ऑप्शन में से निकाल करके जो है पूछा जाता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पहला देखा था, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? इसका जवाब हो गया फ्रैंकफर्ट की संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब इसी क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के पूछता है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसका जवाब सबको पहले ही मिल चुका है, क्या होगा इसका जवाब? 1871 ईस्वी, ठीक है, 1871 ईस्वी। जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर दें, अगर अच्छा लगे तो। आपके लिए 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे वीडियो। और सभी स्टूडेंट्स को कहेंगे कि वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने 10 के दोस्तों के साथ। अगर जितने भी स्टूडेंट पटना में हैं और पटना में आकर के तैयारी करना चाहते हैं तो आराम से जुड़ सकते हैं टॉपर क्लासेस से। हमारा नंबर सभी स्टूडेंट के पास रहता ही है, ठीक है। फिर भी हम बता दें 6202491120, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करेंगे, ठीक है, इस पर व्हाट्सएप करेंगे, ओके। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों की जो है तैयारी कराई जा रही है, 10, 12 हर एक सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, और एक लाजवाब तरीके से। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट,
इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? अब देखो, इटली के एकीकरण में से निम्न में से किसका संबंध नहीं है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जरा गौर से देखो, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था जर्मनी में किसका संबंध है? बिस्मार्क का। जब बिस्मार्क का जर्मनी से संबंध है तो मेजनी, काबूल और गैरीबाल्डी का संबंध किससे हो गया? इटली से हो गया। तो कह रहा है कि किसका संबंध नहीं है, इटली के एकीकरण में किससे संबंध नहीं है, तो आंसर इसका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। तो हम बता दें, पहला क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से ही एग्जाम में पूछ करके उलट के पूछता है। अगर तुमने तैयारी इस तरीके से कर लिया 100% तुम्हारा एग्जाम क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद जो भी स्टूडेंट नोट्स चाहते हैं तो हमको व्हाट्सएप करेंगे, उनको नोट्स मिल जाएगा जो पेड होगा। क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वो फी पेड करके जो है वो नोट्स उनको मिल जाएगा हमारे संस्था का। ओके, चलो नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी का जो एकीकरण करना था बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा चैप्टर 1 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखो, जब भी एकीकरण को जो है ना बात आएगी कि एकीकरण नहीं होने देना है तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप महादेश में एक देश है, ठीक है, जहाँ पे ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, ठीक है, पोलैंड है, ये सब जहाँ पर है, इटली जहाँ पर है उसी के बीच में ऑस्ट्रिया एक देश है, ये अलग है, याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया अलग है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया जो है ये जो है समझो कि एक कबाब में हड्डी वाला काम करता है, एकीकरण नहीं होने देगा, तानाशाही व्यवस्था बना के रखेगा। जब तुम चैप्टर को पढ़े या पढ़ने वाले होगे तो इस चीज़ को ख्याल रखना। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया के साथ साथ जो तुमको इंग्लैंड भी रहता है, रूस भी रहता है और तुम्हारा फ्रांस रहता है, अमेरिका रहता है, और आज भी विश्व में इन्हीं लोग का वर्चस्व बना हुआ है। जितनी भी जो है पूरे विश्व में जो भी कुछ कहीं पर भी गलत हो रहा है, किसी को मारा जा रहा है, जितना भी युद्ध हुआ है तो इन लोगों का पूरा योगदान था। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ है, शीत युद्ध जो हुआ है, ठीक है, और जो अभी यूक्रेन का जो चल रहा है, तुमको फिलिस्तीन का जो चल रहा है, तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, इन सब का। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा कौन? ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में जो शासन व्यवस्था थी वो तानाशाह की थी, वो चाहता है कि नहीं, हम जो चाहते हैं वही हो, वो वहाँ ऐसा शासन व्यवस्था था। चलो नेक्स्ट 7 नंबर, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार पूछ रहा है, मेजनी, गैरीबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। तो जर्मनी का संबंध, जर्मनी से संबंध जो है वो बिस्मार्क से है। हम लोगों ने पहले ही जान चुके हम लोग, मेजनी, गैरीबाल्डी, लेनिन अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था। तो जाहिर सी बात है जर्मनी आ रहा है, तो इसका जो है क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ क्वेश्चन पे मेहनत करने की जरूरत है। अगर तुम क्वेश्चन पे मेहनत करते हो तो तुम्हारा रिजल्ट 100% बहुत अच्छा हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? ठीक है, ये तो शायद हो चुका था, ये शायद डबल रिपीटेड है। ठीक है, कब हुआ है? 1871 में। नेक्स्ट, कौन काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ठीक है, तो हम जानते हैं प्रधानमंत्री के पद पर। नेक्स्ट, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन तो बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाजवाब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। तुर्की के जस्ट बगल में तुम्हारा इटली थोड़ा सा हट करके, इंग्लैंड यूरोप में सबसे ऊपर में है, फ्रांस तुमको पुर्तगाल के बगल में है, यानी कि यूरोप में पश्चिम की तरफ में है। ठीक है, मैप देखा करो, मैप से तुमको याद रहेगा हमेशा के लिए कौन सा देश कहाँ पर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जैसे हम लोग जो है जो पढ़ाते हैं तो प्रोजेक्टर है, डिजिटल बोर्ड है, तो हम लोग पूरा मैप के साथ पढ़ाते हैं, बच्चे को समझाते हैं, क्योंकि एक बार मैप से जब याद हो जाता है ना कोई भी चीज़ तो फिर वो स्टूडेंट भूलता नहीं है। यही कारण है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे यहाँ का होता है। हाँ, यूरोप का मरीज तुर्की।
नेक्स्ट, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यंग यूरोप और यंग इटली, यंग यूरोप और यंग इटली ये क्वेश्चन पूछता है। यंग यूरोप का संस्थापक वही है जो यंग इटली का संस्थापक है। सबसे पहले यंग इटली संस्था बनाया गया, बाद में यंग यूरोप बनाया गया। दोनों के संस्थापक मेजनी हैं। कौन है? मेजनी हैं। अब तुम कमेंट में बताओ, तुम पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो तुम कमेंट में बताओ कि 12 का जो है मेजनी जो आंसर होगा, यंग यूरोप और यंग इटली, यंग इटली की स्थापना किस वर्ष की गई थी और यंग यूरोप की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हम जो बोल रहे हैं ना 100% यही क्वेश्चन आएगा। ईस्वी भी अगर पूछेगा तो जो हम बोल रहे हैं बोर्ड यही ईस्वी पूछेगा, इससे हट करके रत्ती बराबर नहीं पूछेगा। तुम देख लेना एग्जाम में। चलो, तो ये तुमको कमेंट में बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, यंग यूरोप और यंग इटली तो हम बता दिए, इसका संस्थापक कौन है? मेजनी है। लेकिन यंग इटली की स्थापना कब हुई थी और यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी ये तुमको बताना है, ईस्वी बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो कर्नाटक जो अभी वर्तमान में है, पहले उसको मैसूर कहा जाता था। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। ठीक है, जिसको आज वर्तमान में कर्नाटक कहा जाता है। इससे एक क्वेश्चन और आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम बता दें कि मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता है? तो मैसूर का शेर कहा जाता है। 100%। इससे एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं पूछता है बोर्ड, जो हम बता रहे हैं। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन है, लेकिन ये 25 नहीं, इसमें हम जितना बता रहे हैं ये बहुत ही क्वेश्चन है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद जर्मनी का युद्ध हुआ था? तो सेडान का युद्ध था। क्या होगा? सेडान का युद्ध। नेक्स्ट, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? अगर तुम अच्छे से पढ़े होगे तो तुमको पता होगा, गैरीबाल्डी जो है पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक था। नेक्स्ट, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बहुत, यानी इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, सारा का सारा जितना ये सब का सब अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को स्टूडेंट याद रखें, जरा सभी इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट है जिसने जर्मन राइन राज्य का जो है स्थापना किया था। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट, तुम इसको यहाँ पे देख लो, जवाब दे लो। जवाब देने के बाद जो हमारा वेबसाइट है www.topperclasses.com, वहाँ पर जाओ, वहाँ पे क्लास टेस्ट होगा। क्लास टेस्ट में जा करके हिस्ट्री में चैप्टर 1 में जा करके यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वहाँ पे जा करके इस टेस्ट को फिर से दोबारा जरूर देना। ओके, हाँ, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये युद्ध जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। हर क्वेश्चन एग्जाम में याद रखो, इसी तरीके से रहेगा। अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, अच्छे गाइडलाइन लेकर के पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा नंबर बहुत अच्छा आना तय है। इस चीज़ को याद रखोगे। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान दिया था? इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान दिया था? तो हम जान चुके हैं, इटली में मेजनी भी था, गैरीबाल्डी भी था और कॉन्ट काबूर भी था। ठीक है, ये सब का सब था, जो कि हम लोग देख चुके हैं पहले ही। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। इटली के एकीकरण में इनमें सभी का योगदान था। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि मेजनी, गैरीबाल्डी, लेनिन। ठीक है, और यहाँ क्या है? बिस्मार्क। ठीक है, तो बिस्मार्क का संबंध किससे है? जर्मनी से। इसी तरीके से हम लोग जो है आगे, कितना नंबर था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध है? मेजनी का भी है, गैरीबाल्डी का भी और कॉन्ट काबूर का भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे नामों को हम बार-बार बोल रहे हैं, इसको लिख लो। एग्जाम में आएगा, जब हम बताएं कि यही एग्जाम में आएगा तो दिक्कत क्या है? इससे अलावा नहीं आएगा, चैप्टर बाय चैप्टर हम बता देंगे और वही क्वेश्चन वही ऑब्जेक्टिव आएगा, उससे अलावा अन्यथा कदापि नहीं दूसरा आएगा। ठीक है, हाँ, आगे चलो।
वियना सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, फिर से तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% हम जो बता रहे हैं वो पूछा ही जाएगा, ठीक है। 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट, जालवेरिन संबंधित था, जालवेरिन संबंधित था किससे? व्यापारियों से। जालवेरिन किससे संबंधित है? व्यापारियों से। नेक्स्ट, जिनेवा संधि कब हुआ था? जिनेवा संधि कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का निवासी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे स्कूल से लेकर के एग्जाम तक में, स्कूल के एग्जाम हो चाहे फाइनल एग्जाम हो, इन सारे क्वेश्चन को आना तय है। इसको एकदम तकदीर में लिख लो, और तुम लोग जितना ज़्यादा देख करके शेयर करोगे अपने दोस्तों को, उतना हम A to Z सब का हम वीडियो बना देंगे। जो 25 का हम बनाएंगे, और वो 25 आना है फिक्स है चैप्टर से। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था। नेक्स्ट, एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। नेक्स्ट, एंड ये हो रहा तुम्हारा आखिरी, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध जो है तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। तो ये रहा तुम्हारा सब का सब, पूरा का पूरा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लास 10 चैप्टर 1 से। और हम बता रहे हैं, फिर से हम बता दें कि जो हम तुमको दिए हैं 100% तुम्हारे एग्जाम में आएगा। मिला लेना, आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई सवाल नहीं होता है, बनता ही नहीं है। तुम्हारे स्कूल से लेकर के मैट्रिक के एग्जाम तक, स्कूल के एग्जाम से लेकर मैट्रिक के एग्जाम में 100% आएगा। इसी तरीके से ऑल चैप्टर, ऑल सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं। सभी स्टूडेंट से बस एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने सारे दोस्तों को शेयर करें, और देखने के बाद वेबसाइट पे जरूर जाएं। कोई दिक्कत हो कहीं पर भी तो हमारा जो नंबर है 6202491120 पर, वहाँ पे संपर्क जरूर करें हमसे व्हाट्सएप पर। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। नए स्टूडेंट को चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर। जय हिंद।